गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है डायरिया। डायरिया जो टॉपिक है वो अपने 3 सब्जेक्ट को कवर करता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और अपने पीडियाट्रिक नर्सिंग को। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन डिजीज है जो कम्युनिटी के अंदर बहुत इजीली स्प्रेड होती है। नियोनेट के अंदर ये बहुत कॉमन होती है और इसको मेडिकली सर्जिकली समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने डायरिया टॉपिक की डेफिनेशन की कि जो डायरिया होता है वो होता क्या है। तो डायरिया होता है इट इज अ कंडीशन ऑफ लूज वाटरी एंड मोर फ्रीक्वेंट बावल मूवमेंट इज कॉल्ड डायरिया। मतलब कि क्या होता है कि जो अपना बावल होता है ना, बावल का मतलब क्या होता है, बावल का मीन्स होगा इंटेस्टाइन। ठीक है, बावल का मतलब क्या होगा, इंटेस्टाइन। जो अपनी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंटली मूवमेंट होती है। फ्रीक्वेंटली मूवमेंट का मतलब क्या होगा, जल्दी जल्दी मूवमेंट होगी। अब अगर अपने बाउल के अंदर जल्दी जल्दी मूवमेंट होगी तो उससे क्या होगा, जो अंदर का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब वो कैसा प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो क्या हुआ इसके अंदर, अब जो डायरिया होता है ना उसका मीन्स क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या हो रहा है, बार बार फ्रीक्वेंट मूवमेंट हो रहे हैं और वो जो वहां पर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या कर रही है, बाहर कर रही है। और उस वेस्ट प्रोडक्ट की जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो वो होता है ल्यूज और एक होता है वो वाटरी। मतलब कि वो कैसा रहेगा, सेमी सॉलिड कंडीशन में हो सकता है या प्योर वाटरी कंडीशन में हो सकता है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डायरिया। डायरिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि जो डायरिया होता है ना, कि एक पर्सन आपके पास में आया, उस वो आपको कह रहा है कि उसको डायरिया हो गया। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो डायरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए मोर देन 3 टाइम्स पर डे, क्या मतलब जो पेशेंट है उसने 3 टाइम से ज्यादा उसने क्या किया, स्टूल पास आउट किया है पर डे के अंदर, तो उसको अपन बोलेंगे डायरिया। और अगर अपन वाटर के अमाउंट की बात करें ना, तो जो स्टूल का जो वाटर होगा, स्टूल वाटर इज मोर देन 200 ml। ठीक है, मतलब कि उसने क्या करा, पर डे के अंदर 3 बार से ज्यादा उसने स्टूल पास करा। साथ में जो स्टूल है उसके अंदर जो वाटर का कंटेन है वो कितना है, मोर देन 200 ml है। तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे डायरिया। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फ्रीक्वेंसी। मतलब कि अमाउंट जो होता है स्टूल का, यहां पर जो लिखा हुआ है ना कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को अपन बोलेंगे अमाउंट। अमाउंट ऑफ स्टूल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार गया है। ठीक है, तो अगर एक बंदा 3 बार ही गया बट उसके अंदर उसका जो वाटर अमाउंट है वो 200 ml से भी ज्यादा है, तो वो किसी कैटेगरी में आएगा, डायरिया की कैटेगरी में आएगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपने कॉजेज ऑफ डायरिया के। डायरिया के जो कॉजेज होते हैं वो होते क्या क्या है। सबसे पहला आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जो इरिटेबल बाउल जो डिजीज होती है वो सबसे ज्यादा डायरिया कॉज कराती है। फिर आता है इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम। इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम मतलब कि जो अपना जीआई है, जो पूरा जीआई ट्रैक है, कौन सा, अपना जो पूरा जीआई ट्रैक है उसके बीच के अंदर क्या हो चुका है, इन्फ्लामेशन हो चुका है, कहीं पर भी हो, वो क्या कहलाएगा, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कहलाएगा। इसके बाद में आता है लैक्टोस इंटॉलरेंस। लैक्टोस इंटॉलरेंस, लैक्टोस इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि जो लैक्टोस से बने हुए जो फूड होते हैं ना, वो उसको क्या नहीं कर पाएगा, पचा नहीं पाएगा। ठीक है, पचा नहीं पाएगा जिसके कारण उसको क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। उसके बाद में आती है अपने पास के अंदर सर्टेन मेडिकेशंस। सर्टेन मेडिकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कई मेडिकेशन ऐसी होती है जो डायरिया कॉज कराती है। सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट। थायराइड हार्मोन, जो अपने जो थायराइड हार्मोन होते हैं कौन से होते हैं, T3 T4 बेसिकली मेन ये होता है। एक आता है अपने पास के अंदर TSH। ठीक है, इन दोनों की अपन क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो अगर किसी पेशेंट के थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है तो उसको हाईली चांसेस है क्या होने के, डायरिया होने के। इसके बाद में आता है स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर कौन से होते हैं कि जैसे डायरिया कंडीशन होती है, स्टूल है उसके अंदर जो वाटर कंटेन उसको क्या करेगी, स्टूल वाटर कंटेन को इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब अगर स्टूल के अंदर वाटर कंटेन इंक्रीज हो जाएगा ना तो उसके कारण क्या होगा, जो स्टूल है
वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब अगर किसी पर्सन ने अगर ज्यादा स्टूल सॉफ्टनर यूज कर लिए तो उसको क्या कॉज हो जाएगा, डायरिया कॉज हो जाएगा। अब आती है लेग्जेटिव। लेग्जेटिव जो ड्रग होती है वो अपन कहाँ यूज करते हैं, लेग्जेटिव अपन जो ड्रग है वो अपन यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन के अंदर। किसके अंदर, कॉन्स्टिपेशन के अंदर अपन इसको यूज करते हैं। बेसिकली जो कॉन्स्टिपेशन है वो क्या होगा, वो डायरिया का जस्ट ऑपोजिट होता है। उसके अंदर क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, इसको निकालने के लिए अपन कौन सी ड्रग देते हैं, लेग्जेटिव्स। ठीक है। अब आती है अपने पास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक ड्रग। एंटीबायोटिक ड्रग के अंदर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग होती है वो होती है अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन ड्रग, जो अमोक्सिसिलिन ड्रग होती है ना, उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो साइड इफेक्ट ही क्या होता है, डायरिया। ठीक है। तो एंटीबायोटिक के अंदर सबसे ज्यादा अमोक्सिसिलिन, अगर किसी पर्सन के लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक चल रही है और अगर अमोक्सिसिलिन चल रही है तो हाईली चांसेस उसको क्या कॉज हो जाएगा, डायरिया कॉज हो जाएगा। साथ में आते हैं सर्टेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और एंडोक्राइन डिसऑर्डर। मतलब कि क्या हुआ, किसी पर्सन ने ओवर डाइट कर ली, ओवर डाइट हो गई, जिसके कारण क्या होगा, उसको इनडाइजेशन कॉज हो जाएगा। ठीक है। ओवर डाइट कर लिया, ओवर डाइजेशन क्या कॉज कर देगा, इनडाइजेशन। ठीक है। उसको क्या कॉज हो जाएगा, इनडाइजेशन कॉज हो जाएगा। मतलब उसने ओवर फूड खा लिया जिसके कारण उसको पचा ही नहीं खाना, और खाना नहीं पचेगा तो बॉडी उसको क्या करेगी, बाहर निकालेगी, और हो सकता है वो डायरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ये सर्टेन अपने पास के अंदर कॉजेस थे जो क्या कॉज करवाते हैं, डायरिया कॉज करवाते हैं। अब आता है अपने पास के अंदर इंपॉर्टेंट कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डायरिया, कि किन किन बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई अदर जो पैरासाइट बोले या फिर अपन फंगाई बोले, उनके कारण जो डायरिया कॉज होता है वो कहलाएंगे कॉजेटिव एजेंट। जो सबसे पहला आता है वो आता है वायरसेस। ठीक है। वायरसेस के अंदर जो मोस्ट कॉमन जो वायरस होता है वो होता है रोटा वायरस। ठीक है। इसलिए अपन बच्चों के अंदर रोटा वायरस की वैक्सीन भी लगाते हैं। फिर आता है एडिनो वायरस, फिर आता है कैल्की वायरस, कोरोना वायरस और एंटेरो वायरस। ये सर्टेन वायरस होते हैं जिनके कारण क्या कॉज होता है, डायरिया कॉज होता है। अब अपन बात करते हैं बैक्टीरिया। जैसा वायरस डायरिया कॉज करा रहे थे, ऐसे क्या है, बैक्टीरिया भी डायरिया कॉज कराते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है ई कोलाई। ई कोलाई बहुत ही कॉमन है, और जो मोस्ट कॉमन यूटीआई होता है वो भी किसके कारण होता है, ई कोलाई के कारण ही होता है। फिर आता है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा पानी से होगा। सीजेला, कैम्फाइलोबैक्टर और साल्मोनेला, ये सारे जो होते हैं ये क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या कॉज कराते हैं, पेशेंट के अंदर डायरिया कॉज कराते हैं। अदर की बात करें जैसे कि आता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स होते हैं जो कि है ना दूसरे की बॉडी के अंदर जाके रहते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट, उसके कारण डायरिया कॉज हो जाता है। इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है जैसे कि कोई पर्सन है, उसने कोई टॉक्सिनस चीजें जो है उसने वो इनहेल कर ली, जैसे कि है ना आपने सुना होगा इसने जहर खा लिया या फिर किसी फिनाइल पी ली, ये सारे क्या होते हैं, इंटॉक्सिकेशन होते हैं। और जितने भी जो वेनमस चीजें होती है ना उनसे मोस्ट कॉमन क्या होता है, डायरिया होता है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ऑल पॉइजनिंग, या ऐसा बोल दो ऑल पॉइजन क्या कॉज कराएंगे, डायरिया। ठीक है। बट एक्सेप्ट लेड पॉइजनिंग, जो लेड की जो पॉइजनिंग होती है ना, जो लेड पॉइजनिंग होती है वो क्या कॉज कराती है, वो कॉन्स्टिपेशन कॉज कराती है। ये एकमात्र ऐसी पॉइजनिंग है जो क्या कॉज कराएगी, कॉन्स्टिपेशन कॉज कराएगी। बाकी सारी पॉइजन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा। अब आता फूड असेस। फूड असेस मतलब ओवर ईटिंग, के पर्सन ने क्या करा, ओवर ईटिंग कर लिया जिसके कारण उसका फूड जो है वो पचा ही नहीं और उसको क्या कॉज हो गए, डायरिया कॉज हो गए। अब आपको यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, मोस्ट कॉमन डायरिया,
मोस्ट कॉमन डायरिया लेस देन 5 ईयर, 5 साल के छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा डायरिया देखने को मिलता है। और अगर अपन बात करें एक स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया की कि 5 साल में भी सबसे ज्यादा कौन से में देखने को मिलता है, तो जो 2 महीने, जो 6 महीने से लेके, जो 6 मंथ से लेके 2 इयर्स तक के जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर मोस्ट कॉमन डायरिया देखने को मिलता है। और मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिव जो डेथ होती है बच्चे की, मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिव कॉज ऑफ डेथ, वो भी क्या होता है, डायरिया होता है। मतलब कि 5 साल से छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा डायरिया देखने को मिलेगा। उसके अंदर भी जो 6 महीने से लेके, जो 6 महीने से लेके जो 2 साल तक के बच्चे हैं ना, उनके अंदर सबसे ज्यादा डायरिया देखने को मिलेगा। और जो बच्चे होते हैं, मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं, उसके अंदर जो इन्फेक्टिव डेथ होती है, मतलब किसी इन्फेक्शन कारण जो डेथ होती है ना, वो सबसे ज्यादा किससे होती है, डायरिया से होती है। किससे होती है, डायरिया से होती है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायरिया की, कि डायरिया के अपने पास में कितने टाइप्स आते हैं। सबसे पहला जो टाइप आता है, सबसे पहला टाइप आता है अपने पास के अंदर एक्यूट डायरिया। सीधी सी बात है, एक्यूट है, एक्यूट का मतलब क्या होगा, कम समय के लिए होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, डायरिया, डायरिया कंटिन्यू टू लेस देन 2 वीक्स। मतलब कि अगर डायरिया 2 हफ्तों से कम चला है तो वो क्या कहलाएगा, एक्यूट डायरिया कहलाएगा। फिर इसके बाद में आता परसिस्टेंट डायरिया। परसिस्टेंट का मतलब क्या है, कंटिन्यू। अब इसके अंदर क्या होगा, वो डायरिया जो 2 हफ्तों से लेकर 4 हफ्तों तक चला है, वो क्या कहलाता है, परसिस्टेंट डायरिया कहलाता है। अब अपने पास के अंदर आता है इसका जो थर्ड पार्ट होता है या फिर थर्ड टाइप होता है, वो होता है क्रॉनिक डायरिया। क्रॉनिक का मतलब क्या है, लंबे टाइम तक चल रहा है। अब इसमें क्या होगा, डायरिया कंटिन्यू टू मोर देन 4 to 8 वीक्स। मतलब इसने क्या करा, 4 to 8 वीक्स तक कैरी कर गया। ठीक है। अब आप इन तीनों के अंदर एक कॉमन चीज देख रहे हो कि जो डायरिया का जो ड्यूरेशन है वो 2 हफ्तों से ज्यादा है। 2 हफ्तों से ज्यादा उसको कितना वाटर लॉस हो रहा है, मोर देन 200 ml, मोर देन 200 ml वाटर लॉस हो रहा है। मतलब कि क्या हो चुका है, उसको पेशेंट जो है उसके अंदर एक मोस्ट कॉमन जो साइन एंड सिम्टम होगा वो कौन सा होगा, वो होगा डिहाइड्रेशन। कि अगर किसी पेशेंट को सीवियर डायरिया बोले तो परसिस्टेंट डायरिया या फिर क्रॉनिक डायरिया है, तो उसको मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम कौन सा देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायरिया। क्लिनिकल फीचर ऑफ डायरिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो डायरिया होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि जो जीआई ट्रैक्ट की जो मोटिलिटी है ना, उस मतलब जीआई ट्रैक्ट की जो मूवमेंट है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है। तो डायरिया डायरिया के अंदर अपन ने क्या बात करी थी, डायरिया के अंदर अपन क्या बोला था, इंक्रीज मूवमेंट ऑफ जीआई, इंक्रीज मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक। क्या मतलब जो अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसकी मूवमेंट क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। मतलब वो क्या कर रहा है, ज्यादा अमाउंट के अंदर मूवमेंट कर रहा है। तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमेन क्रैम्प। पेशेंट के जो एब्डोमेन है उसके अंदर क्या होगा, एब्डोमेनल क्रैम्प्स आएंगे। दूसरा एब्डोमेन डिस्टेंशन। ठीक है। उसका जो पेट है वो क्या हो जाएगा, बड़ा दिखने लगेगा। साथ में पेनफुल स्पास्मोडिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एनस। जो पेशेंट का एनस है उसके अंदर स्पास्मोडिक पेन होगा, मतलब कि रुक रुक कर परसल्टाइल मैनर के अंदर पेन होगा। एनोरेक्सिया, पेशेंट खाना नहीं खाएगा, क्यों, उसको क्या हो जाएगी, उसको एक एंजाइटी बैठ जाएगी कि अगर मैंने खाना खाया तो मुझे वापस कहां जाना पड़ेगा, वॉशरूम के लिए जाना पड़ेगा, जिसके कारण वो खाना नहीं खाएगा। ठीक है। अब यहां पर एक साइन आता है जिस लिखा हुआ है एक्सेसिव थ्रस्ट। एक्सेसिव थ्रस्ट मतलब उसको क्या लगेगी, ज्यादा प्यास लगेगी। क्यों प्यास लगेगी, क्योंकि वो उसका जो वाटर लॉस है, वाटर लॉस कितना है, मोर देन 200 ml, कि वो 200 ml से ज्यादा वाटर लॉस कर रहा है, जिसके कारण उसके वाटर की
जो अमाउंट है बॉडी में वो कम हो जाएगी, जिसके कारण उसको क्या लगेगी, बार बार प्यास लगेगी। रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन, रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन क्यों देखने को मिलेगा, रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, ब्लड की जो कंसिस्टेंसी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब उसके अंदर क्या होगा, जो वाटर का अमाउंट है वो कम हो जाएगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी, उसके कारण क्या होगा, बंदा तेज तेज जल्दी जल्दी सांसें लेगा, साथ में वो वेट लॉस देखने को मिलेगा, डायरिया में फटीग देखने को मिलेगी। फटीग क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि वाटर अकेला लॉस नहीं हो रहा है, वाटर के साथ में क्या लॉस हो रहा है, वाटर के साथ में इलेक्ट्रोलाइट के भी लॉस हो रहे हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन के कारण ड्राई स्किन देखने को मिलेगी, लो बीपी एंड रैपिड पल्स, लो बीपी हो जाएगा उसका क्योंकि वाटर कम हो गया। डिहाइड्रेशन मोस्ट कॉमन जो साइन होता है डायरिया का वो क्या होता है, डिहाइड्रेशन। साथ में उसको देखने को मिलेगा हाइपोनेट्रीमिया, मतलब कि जो सोडियम है उसका लेवल क्या हो जाएगा बॉडी के अंदर कम, सोडियम लॉस हो जाता है डायरिया के अंदर। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ डायरिया, क्या आप किस तरह डायग्नोसिस करोगे। एक डायग्नोसिस तो अपन ने पढ़ा है, मोर देन 3 times स्टूल पासेस इन अ डे, ठीक है, क्या उसने कितना स्टूल पास किया, 3 बार से ज्यादा वो मोशन करने गया, साथ में उसका जो वाटर लॉस है वो कितना हुआ, वाटर लॉस मोर देन 200 ml के 200 से ज्यादा उसका वाटर लॉस हुआ, तो ये तो 2 क्राइटेरिया है, ठीक है। साथ में अपन हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग में उससे पूछेंगे कि आपने लास्ट नाइट क्या खाया था, या आपने थोड़े दिन पहले क्या खाया था, या आपने कहीं बाहर का पानी पिया, या फिर आपने ऐसा पानी पिया जो आपको लगता था कि इन्फेक्टेड हो सकता है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन चेक करेंगे कहीं उसको पेन तो नहीं है, वॉमिट तो नहीं आ रही है, ठीक है। एब्डोमेनल डिस्टेंशन को देखेंगे पालपेट करके कि कहीं कोई बल्जिंग फॉर्मेशन वगैरह तो नहीं है। स्टूल एग्जामिनेशन कराएंगे, स्टूल एग्जामिनेशन अपन इसलिए कराते हैं ताकि अपन आइडेंटिफाई कर सके कि वायरस के कारण है, बैक्टीरिया के कारण है, या फिर अदर कोई कॉजेज है, ठीक है। साथ में स्टूल कल्चर कराएंगे, उससे अपन को आइडेंटिफाई होगा। लास्ट में कराएंगे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट क्यों कराएंगे, इसके लिए कराएंगे एक तो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को चेक करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को चेक करने के लिए, दूसरा अपन कराएंगे कोई डब्ल्यूबीसी का काउंट तो इंक्रीज नहीं है, मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह के कारण तो नहीं हो रहा है, और अदर चीजें अपन ब्लड टेस्ट के अंदर चेक करेंगे। अब अपन चलते हैं मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। क्या अगर किसी पेशेंट को डायरिया कॉज हो चुका है, अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको डायरिया है, अपन ने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा कॉजेटिव एजेंट है या फिर कोई अदर कॉजेज है, तो अब अपन उसको क्या करेंगे, डायरिया को ठीक करने के लिए उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट आता है, सबसे पहला मैनेजमेंट अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन उसको देंगे फ्लूइड थेरेपी। फ्लूइड थेरेपी क्यों दे रहे हैं अपन, फ्लूइड थेरेपी अपन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसकी बॉडी ने क्या कर दिया, वाटर लॉस, उसकी बॉडी ने क्या कर दिया, वाटर लॉस कर दिया। उस वाटर को फुलफिल करने के लिए अपन को क्या देना पड़ेगा, फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ेगी। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, डायरिया के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ORS, ठीक है। अपन को सबसे पहले पेशेंट को ओरली क्या देना है, ORS सॉल्यूशन देना है, ठीक है। ORS की फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, के मतलब पेशेंट को जो डिहाइड्रेशन हुआ है, किसके कारण हुआ है, डायरिया के कारण, उसको वापस क्या करना है, रिहाइड्रेट करना है। उसके लिए जो सबसे पहला जो प्रिवेंटिव मेजर होता है वो होता है ORS। साथ में पेशेंट को क्या देनी है, जिंक सप्लीमेंट्स देनी है, ठीक है, जिंक सप्लीमेंट देनी है पेशेंट को। साथ में अपन क्या करते हैं ना, पेशेंट को ना एक कॉमनली एडवाइस होती है कि अपन पेशेंट को बोलते हैं बनाना खाने को, ठीक है, पेशेंट को अपन बोलते हैं बनाना खाने को। क्यों, बनाना के अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है। और
जो डायरिया होता है उसके अंदर पोटेंशियल जो पोटेशियम होता है वो काफी हेल्पफुल होता है, इसलिए अपन पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं, बनाना खाने का एडवाइस करते हैं। ठीक है, अब आता है कि अगर पेशेंट जो है वो ओरली इंटेक नहीं कर पा रहा तो अपन उसके क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे। और आईवी फ्लूइड के अंदर जो ड्रग या जो फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है वो कौन सा होता है, वो होता है रिंगल लैक्टेट। रिंगल लैक्टेट को अपन आरएल भी बोलते हैं। ठीक है, और रिंगल लैक्टेट को अपन हार्टमान सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रिंगल लैक्टेट के अंदर क्या होता है, ये ना इलेक्ट्रोलाइट रिच फ्लूइड होता है जो अपन किसकी इलेक्ट्रोलाइट की कमी को भी पूरा करेगा और वाटर लॉस को भी पूरा करेगा। साथ में एनएस चढ़ाएंगे और डीएनएस चढ़ाएंगे। डीएनएस अपन इसलिए चढ़ाते हैं ताकि बॉडी के अंदर क्या जाए, डेक्सट्रोज जाए। ठीक है, और डेक्सट्रोज किसकी फॉर्म होती है, ग्लूकोज की। ठीक है, मतलब जो पेशेंट को साइनस सिम्टम में फटिक देखने को मिल रहा था, तो उसकी बॉडी में अगर ग्लूकोज जाएगा तो उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी और उसको फटिक से प्रिवेंट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास के अंदर मैनेजमेंट, जो कि कौन सा होता है, वो रिलेटेड होता है फ्लूइड थेरेपी के। जो वाटर से जो लॉस हुआ है या जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है उनको पूर्ति करने के लिए अपन ने दे दिया फ्लूइड थेरेपी। बट अपने पास में अब पॉजिटिव एजेंट्स भी तो है, उन पॉजिटिव एजेंट को दूर करने के लिए अपन क्या देंगे, मेडिकेशन देंगे। तो जो फ्लूइड थेरेपी है ये कैसा मैनेजमेंट है, ये सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। और जो मेडिकेशन है ये कैसा मैनेजमेंट है, प्रोफाइलेक्सिस। ये प्रोफाइलेक्सिस मैनेजमेंट होता है या प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट होता है। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है रीअक्रेंस को, प्रिवेंट रीअक्रेंस। ठीक है, रीअक्रेंस को प्रिवेंट करता है कि मतलब जो डायरिया अभी कॉज हो चुका है अपन ने अभी उसको ठीक कर दिया बट वो वापस नहीं हो, इसके लिए अपन प्रोफाइलेक्सिस मेडिकेशन का यूज करते हैं। जो सबसे पहली मेडिकेशन आती है वो आती है फ्लोरोक्यूनोल्स। जो फ्लोरोक्यूनोल्स जो ड्रग होती है वो किसके लिए यूज होती है, वो बेसिकली यूज होती है वायरस के लिए। कि अगर डायरिया वायरस के कारण कॉज हुआ है तो अपन क्या देंगे, फ्लोरोक्यूनोल ड्रग देंगे। इसके बाद के अंदर जो आता है अपने पास के अंदर आता है निट्रोमिंडाजोल और मेट्रोडिनाजोल। ये दोनों जो ड्रग होती है ये अपन किसके लिए यूज करते हैं, ये अपन यूज करते हैं बैक्टीरिया के लिए। कि अगर पेशेंट को बैक्टीरियल डायरिया हुआ है तो अपन उसको मेट्रोनिडाजोल की ड्रिप लगाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, साथ में अपन को क्या देनी है, लोपेरामाइड ड्रग देनी है। लोपेरामाइड ड्रग देनी है। लोपेरामाइड जो ड्रग होती है ना वो क्या करेगी, एंटी मोर्टेलिटी एजेंट होती है। एंटी मोर्टेलिटी एजेंट ये क्या करेगी, ये जीआई मूवमेंट को कम करेगी। ये क्या करेगी, जीआई मूवमेंट को कम करेगी। ठीक है, जीआई मूवमेंट डिक्रीज। ठीक है, जीआई मूवमेंट को क्या करेगी, कम करेगी। ठीक है, साथ में आती है रिकंट्रोल टैबलेट्स, जो अदर टैबलेट्स आती है वो इसके अंदर देंगे अपन। अब अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ORS का जो कंटेंट होता है उसके अंदर होता है सोडियम। कितना होगा, सोडियम होगा 75 मिलीमोल पर लीटर, ग्लूकोज होगा 75 मिलीमोल पर लीटर, क्लोराइड होंगे 65 मिलीमोल पर लीटर, पोटेशियम 20 मिलीमोल पर लीटर और सिट्रेट होगा 10 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, और जो टोटल ऑस्मोलिटी होगी ORS की वो कितनी होगी, 245 मिलीमोल पर लीटर होगी टोटल ऑस्मोलिटी किसकी, ORS रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की होगी। ठीक है, इसको बनाने का तरीका क्या होता है, 1 पैकेट ऑफ ORS प्लस 1 लीटर वाटर। ठीक है, और ये वाटर कितने देर तक एक्टिवेट रहता है या फिर इसको आप कितनी देर तक काम में ले सकते हो, 24 आवर्स तक आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके साथ में क्या होता है, अगर मान लो किसी के पास ORS नहीं है, ऐसा नहीं होता सबके पास ORS मिल जाता है, बट अगर मान लो ORS नहीं है तो एक होममेड सॉल्यूशन आता है। एक होममेड सॉल्यूशन होता है जो किसको रिप्लेस करता है,
ORS को रिप्लेस करता है। इसके अंदर क्या होता है, 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, मतलब 1 चम्मच नमक, साथ में 6 स्पून ऑफ शुगर। कितने लीटर पानी में, 1 लीटर वाटर के अंदर। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है होममेड सॉल्यूशन। मतलब कि 1 चम्मच शक्कर डालनी है, सॉरी 6 चम्मच शक्कर डालनी है और 1 चम्मच नमक डालना है, इन दोनों को मिलाना है 1 लीटर पानी के अंदर। ये क्या तैयार हो गया, होममेड सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जो सिट्रेट होता है, सिट्रेट ये अपन क्यों डालते हो ओआरएस के अंदर, ये क्या करता है, जो बॉडी के अंदर जो एसिडोसिस हो गया है उसको कम करने का काम करता है। ये क्या करता है, डिक्रीज एसिडोसिस। ठीक है, ये क्या करेगा, एसिडोसिस को डिक्रीज करने का काम करेगा, इसलिए अपन इस ओआरएस के अंदर क्या डालते हैं, सिट्रेट डालते हैं। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।